स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक आतंकवादी समूह ने पूरे ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर दिया है, जिनके द्वारा दुनिया के बिजिएस्ट शिपिंग रूट स्वेज कैनाल से गुजरने वाली कॉमर्शियल शिप्स को रेड सी में ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। और इसके चलते दुनिया भर की शिपिंग और ऑयल कंपनीज ने अपने जहाजों के लिए ट्रांजिट रूट ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में इस रूट से गुजरने वाले ऑयल एंड पेट्रोलियम का फ्लो 50% तक गिर चुका है। जाहिर है कि शिप्स अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरने वाले एक अल्टरनेटिव रूट को अपना रही हैं। लेकिन दोस्तों, दिक्कत की बात यह है कि इस डाइवर्जन की वजह से शिप्स को 6000 नॉटिकल माइल्स का एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, जिससे डिलीवरी टाइम में 3 से 4 हफ्तों का एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। और यही वजह है कि ऑयल प्राइसेस में भी भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि दोस्तों, इंडिया के ऑयल सप्लाईज पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। इसका एक तो कारण यह है कि मिडिल ईस्ट से आने वाली इंडिया की ऑयल सप्लाईज इस रूट को फॉलो नहीं करती हैं, और दूसरी वजह यह है कि रशिया से आने वाली ऑयल शिप्स यानी रशिया लेबल्ड शिप्स पर अटैक नहीं किए जा रहे हैं। खैर, स्वेज कैनाल से जाने वाली 100 से अधिक कंटेनर शिप्स को सदर्न अफ्रीका से रीरूट किया जा चुका है। इस मेनेस को टैकल करने के लिए यूएस ने एक 10 नेशन का मल्टीनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। और दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड की नाक में दम करके रखने वाला ग्रुप कोई और नहीं बल्कि यमन के हूती रेबल्स का है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले हूती रेबल्स ने कई ड्रोन्स और मिसाइल इजरायली टारगेट्स की ओर दागे हैं। देखा जाए तो अपने शब्दों के साथ ही साथ इजरायल से लड़ने के लिए अपने वेपन्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, इजरायली मिलिट्री ने ऐसे कई होस्टाइल एयरक्राफ्ट नोटिस किए हैं जो हुतीज की ओर से सदर्न इजरायल की ओर टारगेट किए गए थे। अक्टूबर 19 को यूएस नेवी ने भी 3 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स और बहुत से ड्रोन्स को मार गिराया, जो हुती द्वारा पॉसिबली इजरायल की ओर ही टारगेट किए गए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये इजरायल के द्वारा हमास पर की जा रही एयर स्ट्राइक्स का बदला लेकर रहेंगे और इनकी ओर से ऐसे मिसाइल अटैक्स यूं ही जारी रहेंगे। ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आखिर ये हूती रेबल्स हैं कौन, ये स्वेज कैनाल पर इतना आतंक क्यों मचा रहे हैं और इजरायल के साथ इनकी राइवलरी का कारण क्या है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी GS2 के IR सेक्शन के लिए भी रिलेवेंट है और इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं। देखिए, यमन अरेबियन पेनिनसुला के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर लोकेटेड एक वॉर टॉर्न कंट्री है, जबकि हुतीज ज़ैदी शियाइट्स हैं, जिनको ज़ैदिया भी कहा जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शियाइट्स मुस्लिम्स इस्लाम की माइनॉरिटी शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और ज़ैदिस शियाइट इस्लाम के अंदर का एक सेक्ट है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो ज़ैदिस शियाइट इस्लाम के अंदर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। ये कम्युनिटी ईरान, इराक और बाकी रीजन्स में डोमिनेट करने वाली मेजॉरिटी शियाइट कम्युनिटी से अलग है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके डॉक्ट्रिन और बिलीफ्स मेजॉरिटी शियाइट कम्युनिटी से काफी अलग हैं। असल में ज़ैदिया नाम का ओरिजिन जैद बिन अली के नाम से हुआ है। दोस्तों, जैद बिन अली प्रॉफिट मोहम्मद के कजिन और सन इन लॉ अली के ग्रेट ग्रैंडसन थे। इन्होंने 740 में डेमस्कस में बेस्ड इस्लामिक हिस्ट्री के फर्स्ट डायनेस्टिक एम्पायर उम्मय्यद के अगेंस्ट एक अपराइजिंग लीड की। दोस्तों, इस रिवॉल्ट में जैद को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। इनको फॉलो करने वाले लोगों का मानना था कि जैद ही प्योर किलफ के रोल में फिट बैठते हैं और इसलिए उम्मय्यद की जगह उनको ही रूल करना चाहिए। इसके बाद से ही वो करप्शन के खिलाफ आवाज का सिंबल बन गए। इतिहास उनको एक ऐसे लीडर के तौर पर याद रखने लगा जिन्होंने करप्ट रेजिम के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। सुन्नीज और शियाइट्स दोनों सेक्ट के लोग इस बात को एग्री करते हैं कि जैद एक राइचस मैन थे। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200+ आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब चूंकि हुतीज भी इसी सेक्ट को बिलोंग करते हैं तो ये भी करप्शन के खिलाफ फाइटिंग को ही अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम का सेंटर पीस बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ज़ैदिस 12 शियाइट्स की तरह अयातुल्लाहs को नहीं मानते हैं।
देखिए, 12 शियाइट्स शिया इस्लाम का लार्जेस्ट सेक्ट है जो ईरान के साथ ही साथ बाकी मुस्लिम वर्ल्ड को भी डोमिनेट करता है। दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ज़ैदी शियाज शिया इस्लाम के ईरानियन वर्जन ऑफ शियाइज्म से एक बेहद ही डिफरेंट सेक्ट है। अब अगर यमन पर वापस आए तो 9th सेंचुरी में ज़ैद ने खुद को नॉर्थ यमन की रगड माउंटेन्स पर इस्टेब्लिश किया, जिसके बाद अगले कई हजारों साल तक ज़ैदिस यमन के कंट्रोल के लिए लड़ते रहे। इन्होंने 18th और 19th सेंचुरी में ऑटोमन्स और सऊदी अरेबिया के वहाबीज यानी कि दोनों के साथ ही मेजर वॉर्स लड़े। दोस्तों, 1918 में ऑटोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद नॉर्थ यमन में एक ज़ैदी मोनार्की मुतावक्किलाइट किंगडम ने पावर कैप्चर की। इनको नॉर्थ यमन की लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी प्राप्त हुआ और इनकी कैपिटल तैज में सेटअप की गई। इसके रूलर या इमाम एक सेकुलर रूरल होने के साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे। लेकिन 1930s में इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक बॉर्डर पर एक वॉर लड़ा, जिसके चलते इन्हें अपनी टेरिटरी सऊदीज के हवाले करनी पड़ी। इसके बाद 1962 में यूएसएसआर की मदद से इजिप्ट द्वारा बैक्ड एक रेवोल्यूशनरी मिलिट्री कबाल ने मुतवक्किलाइट किंग को गद्दी से हटा दिया और इस रिपब्लिकन कू के बाद यमन में एक अरब नेशनलिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश की और इसकी कैपिटल सना में सेटअप की गई। दोस्तों, ज़ैदी रॉयलिस्ट्स सऊदी बॉर्डर के अलॉन्ग माउंटेन्स में जाकर छिप गए और वहीं से देश कंट्रोल के लिए सिविल वॉर लड़ने लगे। देखा जाए तो सऊदी अरेबिया ने इजिप्ट के खिलाफ रॉयलिस्ट को सपोर्ट किया। इसके अलावा इजराइल ने भी चोरी छुपे ज़ैदी रॉयलिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड किया। यानी अब एक और रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी जिसको इजिप्ट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था और एक और नॉर्थ यमन में ज़ैदी मोनार्क्स थे जिनको सऊदी अरेबिया से सपोर्ट हासिल था। लेकिन 1967 में यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरे गल्फ रीजन की काया पलट दी। दरअसल 1967 में इजराइल और अरब वर्ल्ड के बीच हुए 6 डे वॉर में इजराइल को एक शानदार जीत हासिल हुई। इस वॉर के बाद सऊदीज और इजिप्टियंस ने अपनी रीजनल राइवलरी को रिजॉल्व किया और इसके बाद से यमन सिविल वॉर में इनका इंटरेस्ट हो गया। जैसे उधर सऊदी और इजिप्ट ने अपना सपोर्ट पीछे खींचा, यमन के सिविल वॉर में रिपब्लिकन्स की विक्ट्री हुई। इसके बाद वॉरिंग पार्टीज ने यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ कई कूज ऑर्गेनाइज किए। 1978 में एक ज़ैदी रिपब्लिकन जनरल अली अब्दुल्ला सालेह पावर में आए। आपको बता दें कि अली अब्दुल्ला सालेह पिछले कई सालों से ज़ैदी मोनार्क्स के खिलाफ रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए लड़ रहे थे। 1978 में इनको नॉर्थ यमन के प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। इसके बाद 1990 में इन्होंने नॉर्थ एंड साउथ यमन को यूनाइट किया, जिसके बाद रेड सी के स्ट्रेटेजिक एंट्रेंस पर बैठी एक यूनाइटेड यमनीज रिपब्लिक का जन्म हुआ। लेकिन अगले 33 साल सालेह ने यमन को मिसरूल किया। देखा जाए तो 1991 के कुवैत वॉर में ये इराक की ओर टिल्टेड रहे। इसके बाद 1994 में इन्होंने देश के सदर्न हिस्से में सऊदी द्वारा बैक्ड सिविल वॉर भी सर्वाइव किया। दोस्तों, इन सब के बीच इन्होंने रियाद और वाशिंगटन दोनों के साथ ही अपने रिलेशंस कॉम्प्लिकेट कर लिए। लेकिन साल 2000 में अदन में यूएसएस कोल पर अलकायदा के अटैक के बाद इनको अलकायदा के खिलाफ अमेरिका का साथ देना पड़ा। दोस्तों, ये अटैक अमेरिका को सालेह के करीब ले आया। इस फेज में अमेरिका और सऊदी दोनों ही क्लोज आ गए, लेकिन अलकायदा के खिलाफ इनका यूएस के साथ कोऑपरेशन हमेशा से इनकम्प्लीट ही रहा। इस बीच सालेह और उसके करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपोज करने के लिए हुती सालेह के खिलाफ एक ज़ायदी रेजिस्टेंस ग्रुप की तरह इमर्ज होने लगे। दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को इनके कैरिस्मेटिक लीडर हुसैन अल हुती के द्वारा लीड किया जा रहा था और इन्हीं के नाम पर इस ग्रुप का नाम हुतीस पड़ा। इनका इल्जाम यह था कि सालेह मैसिव करप्शन के जरिए अरब वर्ल्ड की इस पूरेस्ट कंट्री की वेल्थ को चुरा कर अपनी फैमिली के लिए सिक्योर कर रहा है। साथ ही हुती सालेह के डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करने के लिए सऊदीज और अमेरिका को भी ब्लेम करने लगे। देखा जाए तो इन सब ने एक शार्प टर्न तब लिया जब साल 2003 में यूएस ने इराक को इन्वेड किया। ये इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही क्रूशियल मोमेंट था। इसने हुती मूवमेंट को भी बहुत इंटेंसली रेडिकलाइज कर दिया। यहीं से हुतीज अपना पॉपुलर स्लोगन गॉड इज ग्रेट, डेथ टू द यूएस, डेथ टू इजराइल, कर्स द जूस एंड विक्ट्री फॉर इस्लाम इसको अडॉप्ट किया। इस बीच लेबनान के हिजबुल्लाह रेबल्स हुतीज के लिए रोल मॉडल और मेंटोर दोनों बन गए। हालांकि दोनों ही शिइज्म के अलग अलग सेक्ट्स को फॉलो करते थे जो कि एक दूसरे से काफी अलग थे, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों ग्रुप्स एक नेचुरल अट्रैक्शन मेंटेन कर रहे थे। हिजबुल्लाह हुतीज को इंस्पिरेशन और एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता था और चूंकि हुतीज और ईरानियंस भी सऊदी अरेबिया के रूप में कॉमन एनिमी शेयर करते थे, ऐसे में ईरान इनके लिए सपोर्ट का एक सेकेंडरी सोर्स बन गया। खैर, साल 2003 के बाद सालेह ने हुतीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए कई मिलिट्री कैंपेन्स लॉन्च किए। इसके बाद साल 2004 में सालेह की फोर्सेस ने हुसैन अल हुती को मार गिराया। दोस्तों, सालेह यमन की आर्मी और एयर फोर्सेस का इस्तेमाल करके यमन के फार नॉर्थ में पनप रहे इस रेबेलियन को बार बार क्रश कर देते थे। देखा जाए तो सऊदीज ने भी इन कैंपेन्स में सालेह का साथ दिया, लेकिन इवेंचुअली इस वॉर में हुतीज ने सालेह और सऊदी आर्मी दोनों को हरा दिया। ये डिफीट सऊदी जैसी पावरफुल कंट्री जो अब तक इस वॉर में टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी खर्च कर चुकी थी, उनके लिए बहुत शर्मनाक हार साबित हुई। दोस्तों, अब तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमन की पॉलिटिक्स कितनी ट्रिकी और कॉम्प्लेक्स है और इसीलिए सालेह कहते हैं कि यमन को रन करना स्नेक्स के हेड पर डांस करने जैसा है, जहां किसी भी डिसबैलेंस की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। खैर, साल 2011 में अरेबियन पेनिनसुला पर फिर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसने इस रीजन के कई देशों की फाउंडेशन को शेक करके रख दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अरब स्प्रिंग्स की। इस अरब स्प्रिंग ने साल 2011 में यमन में भी दस्तक दी थी। जैसे वहां पर रिवॉल्ट शुरू हुआ, लोग सालेह की करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने लगे। दोस्तों, देखते देखते कुछ रेजिस्टेंस ने एक वाइड नेशनल अपराइजिंग का रूप ले लिया। हुती मूवमेंट भी सालेह के खिलाफ इसी नेशनल अपराइजिंग का हिस्सा बन गया, लेकिन इसके पीछे इनका मकसद नेशनल वेलफेयर नहीं बल्कि केवल अपनी कम्युनिटी के नैरो और सेल्फिश इंटरेस्ट को हासिल करना था। इस अपराइजिंग की वजह से सालेह को पूरे
पूरे 3 दशक तक अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और यूएस द्वारा सपोर्टेड ट्रांजिशन अकॉर्ड के तहत सदर्न यमन के एक सुन्नी लीडर यानी कि अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी के द्वारा रिप्लेस किया गया। ये सऊदीज के बिहाफ पर सालेह के वाइस प्रेसिडेंट बनकर सालेह की रूलिंग गवर्नमेंट का क्रूशियल पार्ट फॉर्म कर रहे थे। अब जाहिर है कि हादी को सालेह को रिप्लेस करना हुतीज के लिए कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं था। सालेह के बाद यमन का फ्यूचर क्या होगा, इसको डिसाइड करने के लिए रीजनल और इंटरनेशनल प्लेयर्स की मदद से देश में एक नेशनल डायलॉग शुरू हुआ। इसमें एक फेडरल सोल्यूशन प्रपोज किया गया जिसके तहत लिमिटेड ऑटोनॉमी के साथ 6 प्रोविंसेस प्रपोज किए गए। ज्यादा डोमिनेटेड नॉर्थ को 2 लैंडलॉक्ड एंटिटीज मिली, लेकिन हुतीज इससे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। देखा जाए तो साल 2014 में इस पूरे क्योस में एक बड़ा ट्विस्ट आया, क्योंकि अब ये हुतीज सालेह के साथ मिलकर चोरी छिपे हादी के खिलाफ कंस्पायर करने लगे। मिडिल ईस्ट पॉलिटिक्स के स्टैंडर्ड से भी देखें तो ये हुतीज और सालेह के द्वारा अपनी अलायंसेस का सबसे हाइपोक्रिटिकल रिवर्सल था। यमन की अधिकतर आर्मी ऑलरेडी सालेह और उनकी फैमिली के प्रति लॉयल थी और अब हुतीज के साथ मिलने के बाद देश की मेजॉरिटी ऑफ फोर्स इन दोनों के कंट्रोल में आ चुकी थी, जबकि दूसरी ओर हादी एक डीपली अनपॉपुलर लीडर था जिसको केवल सऊदी के पपेट के रूप में देखा जाता था। खैर दोस्तों, ये रेबेल अलायंस धीरे धीरे यमन की कैपिटल सना की ओर बढ़ने लगा और कुछ ही महीनों बाद जनवरी साल 2015 में इन्होंने हादी को ओवरथ्रो करके सना को भी कैप्चर कर लिया। देखा जाए तो यहीं से यमन में एक सिविल वॉर की शुरुआत हुई और इसने दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को जन्म दिया। इसी बीच सऊदी अरेबिया की कमान किंग सलमान को सौंपी गई। उधर कैपिटल और गवर्नमेंट को कैप्चर करके हुतीज और सालेह के रेबेल अलायंस ने सना और तेहरान के बीच डायरेक्ट सिविल एयर ओपन कर दिया। साथ ही ईरान ने यमन के लिए चीप ऑयल भी प्रॉमिस किया। ईरान और हुतीज के बीच इस बढ़ते कॉपरेशन के रूमर्स आग की तरह फैलने लगे। दोस्तों, होदेइदा में यमन का मेन पोर्ट स्प्रेड हुती फोर्सेस कैप्चर कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने साउथ की कैपिटल और इंडियन ओशन के लार्जेस्ट पोर्ट अदन की ओर मार्च करना शुरू कर दिया। ये सऊदी किंगडम के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। एक और उनका ट्रेडिशनल एनिमी ईरान और दूसरी ओर उनके सबसे बड़े रीजनल फोर्स के साथ उनके क्लोज टाइज सऊदी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। दोस्तों, सऊदीज को डर था कि अगर हुतीज को रोका नहीं गया तो ये बाबल मंदब के स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट को भी कैप्चर कर सकते हैं और इसलिए सऊदीज हुती सालेह रिवोल्यूशन को डिसरप्ट करने और हादी को सपोर्ट करने के लिए यमन की कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स में कूद पड़े। दोस्तों, मार्च 2015 को सऊदीज ने यूएई, बहरीन और अपने बाकी ट्रेडिशनल अलाइज के साथ मिलकर ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च किया। इस कोलिशन को यूएस, यूके और फ्रांस की फोर्सेस का भी पूरा सपोर्ट हासिल था। अगस्त 2015 में कोलिशन के ग्राउंड ट्रूप्स अदन पोर्ट सिटी में दाखिल हुए और उन्होंने सदर्न यमन के हुतीज को बाहर खदेड़ दिया, लेकिन वो इनको सना और कंट्री के नॉर्थ से नहीं हटा पाए। सऊदी फोर्सेज ने पूरे यमन में एयर और नेवल ब्लॉकेड इंपोज की। दोस्तों, इन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि ईरान इन रेबल्स को कोई सप्लाई सेंड न कर सके, जिसने इस देश में एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को जन्म दिया है। ये मिलियंस ऑफ यमन के लोगों को कंगाली और भुखमरी के कगार पर ले आया है। खैर दोस्तों, ये वॉर अभी भी जारी है। यहाँ तक यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट अब अदन से ही चलती है, जबकि प्रेसिडेंट हादी सऊदी अरेबिया में बेस्ड है। साल 2017 के दिसंबर के महीने में सालेह और हुतीज के बीच की अलायंस टूट गई और सालेह ने अपने फॉलोअर्स को हुतीज से लड़ने के लिए कहा। दोस्तों, इन क्लैशेस में सालेह को मार दिया गया और हुतीज ने उनकी फोर्सेस को ओवरपावर कर लिया। साल 2018 में सालेह के लॉयलिस्ट ने भी सऊदी लेड कोलिशन को ज्वाइन कर लिया। साथ ही उन्होंने मिलकर रेड सी पर बसी सिटी हुदैदा को हुतीज से रिकैप्चर करने के लिए भारी ऑफेंसिव लॉन्च किया। देखा जाए तो 6 मंथ्स की इंटेंस फाइट के बाद दोनों साइड्स एक ट्रूस के लिए राजी हुए, लेकिन जल्दी ये ट्रूस भी नाकामयाब हो गया और इनकी फाइटिंग फिर से रिज्यूम हो गई। दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक्स करके एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविलियंस को टारगेट करते रहते हैं। दोस्तों, सऊदी लेड कोलिशन ईरान के ऊपर हुतीज को ट्रेन करने, इनको आर्म्स और फंडिंग प्रोवाइड करने का इल्जाम लगाती है। वो इनको ईरान के पपेट्स भी बुलाते हैं, जबकि ईरान इन सभी एलिगेशन से इनकार कर देता है। वहीं दूसरी ओर हुतीज के प्रोपेगेंडा के चलते यमन के आम लोग अदन में बेस्ड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं और वो उन्हें यमन के पुराने राइवल सऊदी अरेबिया का पपेट बताते हैं। लेकिन वो जो भी हो, इस सिविल वॉर में हर एक साइड के द्वारा ही वॉर क्राइम्स कमिट किए जा रहे हैं और दोनों ही साइड्स इन एलिगेशंस को नकार देती हैं। दोस्तों, अप्रैल 2022 में यूएन ने सऊदी लेड कोलिशन और हुती रेबल्स के बीच एक सीजफायर को भी नेगोशिएट किया, लेकिन दोनों ही साइड्स इसको 6 मंथ्स के बाद रिन्यू करने में फेल हुए। कुल मिलाकर देखा जाए तो सिविल वॉर को सेटल करने के लिए बहुत सी नाकाम कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन इस वॉर का दूर दूर तक कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने हुतीज के इतिहास से लेकर उसके प्रेजेंट कंडीशन को समझने की कोशिश की, लेकिन अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर इसमें इजराइल का क्या रोल है। देखिए, हुतीज इजराइल के एग्जिस्टेंस को शुरू से ही अपोज करते आए हैं। ये इजराइल और इजराइल को सपोर्ट करने वाले हर देश को अपना राइवल मानते हैं। देखा जाए तो अपने कैंपेनिंग में भी डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स ऑन द जूज एंड विक्ट्री टू इस्लाम जैसे स्लोगन्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि पूरे अरब वर्ल्ड को एक साथ मिलकर इजराइल के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर देना चाहिए। ये मिडिल ईस्ट के हर कॉन्फ्लिक्ट के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मानते हैं। हुतीज ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का भी हिस्सा है
जो एक इनफॉर्मल एंटी इजराइल और एंटी वेस्ट पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोलिशन है जिसको ईरान लीड करता है। इस एक्सिस में हिजबुल्लाह और हमास भी शामिल हैं। दोस्तों, जब से इजराइल और हमास के बीच ये वॉर शुरू हुआ है, हिजबुल्लाह और हुती जैसे ग्रुप्स हमास का सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हुतीज ने पिछले कुछ महीनों में इजराइल पर मिसाइल्स दागी हैं और इसलिए वो स्वेज कैनाल से आने वाली शिप्स को भी टारगेट कर रहा है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अटैक्स इस पूरे रीजन में एक ऑल आउट वॉर का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और यह है आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका जवाब भी आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।